नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग बिलासपुर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है वाकई बहुत अच्छे होंगे। अच्छा रहना भी चाहिए। तो साइनाथ फाउंडेशन के बैनर तले आज जश्न ज़बान एडिशन 2 बिलासपुर के इस रंगारंग शाम में आप सभी मित्रों का स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर। और इस वक्त लखीराम ऑडिटोरियम के इस समृद्ध मंच पर हम एक ऐसे चमकते हुए सितारे के साथ मुखातिब होने जा रहे हैं जिन्होंने अपने लेखन शैली के बलबूते पर कुछ ऐसा कर दिखाया है कि आज इनके न सिर्फ परिजन बल्कि पूरा देश इन पर गौरव महसूस कर रहा है, गर्व कर रहा है। तो ऐसे एक चमकते हुए शानदार सितारे हमारे पास मौजूद हैं। मैं सीधे जोड़ती हूँ। इस वक्त एक औपचारिकता है, आप लोग सर के बारे में सब कुछ जानते हैं, गूगल सब कुछ बताता है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बतला दूं कि आदरणीय नीलोत्पल मृणाल जी ने 2016 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार को जीता है। ये विभूषित हो चुके हैं और हजारों लाखों युवा दिलों की ये धड़कन है। तो इनके दिल की धड़कन क्या कहती है, क्या बोलती है, आज हम तफसील से सुनेंगे इन्हीं की जुबानी। सर, बहुत आदर और बहुत सम्मान के साथ आपका एक बार फिर स्वागत। आपका भी धन्यवाद, स्वागत है। सर, सबसे पहले डार्क हॉर्स और उसके बाद ओघड़ और उसके बाद हमारे सामने अब मौजूद है याद जादूगर। तो इन तीनों अलग अलग फ्लेवर और मूड की किताबों के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, खूब सारी शुभकामनाएं भी आगे के लिए भी। बातचीत का जो सिलसिला है दोस्तों, मैं यहीं से शुरू करना चाहूँगी कि जब एक कस्बाई युवक लेखक बनता है और पहली किताब में इतनी अपार सफलता को प्राप्त करता है, लाख लाख प्रतियां उसकी बिकती हैं, तो वो सफलता, वो लोकप्रियता कितनी चुनौतियां लेकर आती हैं, कितनी जिम्मेदारियां और कांधे पर धर देती हैं, इसके बारे में आप बताएं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो अच्छा मेज़बान होता है वह मेहमान को अपनी अच्छी वाणी से इतना विचलित कर देता है कि आदमी को डर लगता है। तो आपने अपने फर्ज अदायगी में जो मेरे लिए बड़े बड़े शब्द कहे, जो कि मुझे नहीं लगा मेरे ऊपर से निकल जाता है, इसलिए मैं ऐसे भी गमछा बांध के रखता हूँ, बाकी चीज़ जो है इधर से निकल जाए। क्योंकि दो बातें कि मैं मुख्य अतिथि हूँ, शुरू से ही मैं असहज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक ऐसे जगह पे आया हूँ जहाँ एक साहित्यिक परंपरा है, जिस शहर की, जिस भाषा की, संस्कृति की, और वहाँ पर मेरे जैसे उम्र का कोई व्यक्ति आता है जाता है तो वो सीखता है। तो हम लोग अभी छात्र के तौर पे ही इस हर जगह जाते हैं, तो वो असहज कर देता है। दूसरा कि अभी हिंदी लेखन खास करके जो है, अभी हिंदी लेखन के युवाओं को सितारा संस्कृति से बचना चाहिए। उन्हें असल में अभी आसमान पे अपनी लेखनी का ध्रुव तारा स्थापित करना है। तो अभी सितारा संस्कृति से हमें अभी बचना चाहिए। हमारा प्रसार अधिक से अधिक हो, इस पर हमें अभी मुख्यतः हमारा काम अभी यही है कि हम अक्सर एक किताब लिखने के बाद, 2 किताब लिखने के बाद, 1000 10,000 लोगों के संज्ञान में आ जाने के बाद, सोशल मीडिया का ज़माना है, 10 लोग उत्साह बढ़ाते हैं, 20 लोग फोटो लगाते हैं, 30 लोग आपको मैसेज करते हैं, तो वो अचानक से एक लेखन को जो है वो अचानक से जब वो सितारा चमक दे देता है तो बहुत ज़्यादा चमक आंखें चौंधिया देती है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोग की जो पीढ़ी की जिम्मेदारी है वो प्रसार को बढ़ाने की है, जहाँ पर हम 500 कॉपी, 1000 कॉपी की पब्लिकेशन हाउस की दुनिया, उसके बाद 100-200 पाठक की दुनिया और एक आध आलोचक की दुनिया और आधे शुभचिंतक की दुनिया में हिंदी में जिस भाषा का लेखक हूँ वहाँ पर टहल रहे थे। तो उसका प्रसार, उस परिधि को भी बड़ा करने की चुनौती है। तो आपके जो प्रश्न थे उसका उत्तर इसी में आता है
ये चुनौती बहुत बड़ी है। जब आप मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि लेखन इस देश में बहुत बड़ा जोखिम है, खास करके अगर आप अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं। अंग्रेजी में जो लेखक हैं उनका आदर्श हमारे सामने इस तरह से है कि वो एक अच्छी नौकरी छोड़ के लिखने आए हैं, उनके सामने एक मुकम्मल कैरियर है। आपको पता है कि अमित त्रिपाठी एक अच्छी नौकरी छोड़ रहे हैं, उसके बाद वो लिखने आए, है ना। मैं और कुछ लेखक के नाम लूंगा, आप अभी लेखनीय गुणवत्ता पर हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी चेतन भगत का अगर मैं नाम लूंगा, एक अच्छी नौकरी छोड़ के लिखने आए। लेकिन हिंदी में मैं अगर छत्तीसगढ़ में बैठा हूं तो मेरे सामने हिंदुस्तान का, छत्तीसगढ़ की साहित्यिक हिंदी की नाक और हिंदुस्तान में अपने लेखनी के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति, अगर मैं कहूं कि मैं आदरणीय विनोद कुमार शुक्ल जी का नाम लूं, तो आप सोचिए कि इस हिंदी समाज से पूछिए, इस साहित्यिक संस्कृति से पूछिए कि वो ग्लैमर चमक वाली दुनिया को कितना कुछ अपने तरफ से दे देता है। उसके जेब में जितने सिक्के बचे हैं वो आखिरी सिक्का तक उछाल देता है मंच पर, लेकिन वो अपनी साहित्यिक संस्कृति को लेकर, अपनी सभ्यता संस्कृति की कहानियां लेकर, उसकी जड़ें लेकर, अपने कंधे पर, अपने हथेलियों पर लेकर घूमने वाले लेखकों के लिए क्या उछालता है? वो नहीं उछाल रहा है। तो इसलिए हम नाम तो बड़ा करते हैं, लेकिन उस नाम के पीछे की दुनिया इतनी बड़ी कर दें कि उस परिधि में आने वाली पीढ़ियां आना चाहें कि हम कल लेखक बनना चाहते हैं, हम एक लोक सेवक, केवल सिविल सर्वेंट वाला नहीं, हम अपनी संस्कृति का भी सेवक बनना चाहते हैं। ये युवा वहाँ उत्साहित हो सके, प्रोत्साहित हो सके। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपकी दुनिया बढ़ती है, आपको 1 से 10, 10 से 20 लोग जानते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और ये बहुत दुस्साहस का काम है। ये अव्यवहारिक लगता था आज से 1 2 साल 3 साल पहले सोचना कि क्या सच में लिख के भी कैरियर बनाया जा सकता है क्या? ये बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। मैंने अभी भी बात कही और फिर दोहरा रहा हूं। लेकिन किसी न किसी को जोखिम उठाना होगा, किसी न किसी को तो उठाना होगा। एक पीढ़ी तो मरेगी, तब जाके दूसरी पीढ़ी अमृत का कलश ढूंढ पाएगी। तो एक को तो करना ही होगा, कहीं से कहीं शुरुआत करनी है। सर, हम आज आपके पूरे रचनाक्रम के बारे में धीरे धीरे जानेंगे, क्योंकि हमारे बीच आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर बहुत युवा लेखक और पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, उनकी तो मंजिल ही अलग हो गई। लेकिन ये जो बच्चे हैं अभी साहित्य के फील्ड में अपना करियर भी तलाश रहे हैं, बहुत सारी संभावनाओं को ये अपनी ओर आता हुआ भी देख रहे हैं और कई बार निराश भी होते हैं। मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी सर कि अमूमन जिन लेखकों को पढ़कर हम बड़े होते हैं, बहुत आदर्शवादी एक कहानी और किस्सा और आसपास की चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके जो उपन्यास हैं या आपका जो लेखन है, मैंने थोड़ा उलट कर पढ़नों को देखा है, पढ़ा है, डार्क हॉर्स और ओगड़ को मैंने पढ़ा है, या जादूगर अभी तक मेरी पहुँच तक नहीं पहुँच पाई है। तो मैंने देखा है कि आदर्शवादी लेखन की परिपाटी से बाहर आकर आप यथार्थवादी लेखन की ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, तथ्यों और प्रमाणों पर अपने पाठक वर्गों का ध्यान खींचते हैं। तो क्या आपका पाठक वर्ग कहीं पर ये मान ले कि नीलोत्पल जी ने भी कहीं ना कहीं सामाजिक विसंगतियों का, समानताओं का सामना किया है? इस मामले में आप क्या कहेंगे? हालांकि प्रश्न बहुत लंबा है, मतलब वो लंबा है तो इसके कई टुकड़े हो सकते हैं। मैं जहाँ तक समझ पाऊंगा टुकड़े में 2-3 मिनट में ये बात बोल दूंगा। हाँ, मैं ये कहूँगा कि पहली बात तो ये है कि जो यथार्थवादी परंपरा है लिखने का, जो तो ये कोई नई परंपरा का तो इजाद है नहीं। हम अपनी परंपरा में लेखन कर रहे हैं। एक समय था जब जादुई, रोमांचकारी हिंदी लेखन था, खासकर जब जहाँ पे चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति जैसे लेखन हम देखते थे। लेकिन जब मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ तो हम लोग हिंदी के इतिहास को प्रेमचंद से पहले, प्रेमचंद के बाद, प्रेमचंद के साथ ऐसे ही करके पढ़ते हैं पहले। तो वहाँ मैं कह रहा हूँ वो तो एक पूरी यथार्थवादी परंपरा है, ठीक है ना। और उसी परंपरा में हम लोग लिखते आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेखक जो होता है वो एक शाश्वत विपक्ष होता है अपने युग की विडंबनाओं का, अपने युग की रूढ़ियों का, अपने युग की विसंगतियों का शाश्वत विरोधी होता है। नई पीढ़ी फेसबुक पर आपको बहस करते मिल जाएगी, फल्ला आदमी को खाली बुराई दिखता है क्या,
सरकार की। फला आदमी को केवल राजनीति की खराबी दिखती है क्या? ये लेखक जो है इसको केवल समाज का बुरा पक्ष दिखता है क्या? अच्छा पक्ष दिखाने के लिए तंत्र है, तो सरकार का भी तंत्र हो सकता है। एक उपलब्धि को दिखाने के लिए अरबों करोड़ों के बैनर लगाए जा सकते हैं, टीवी में विज्ञापन लगता है, लेकिन एक गलती को दिखाने के लिए आपने सुना है क्या कि किसी सरकार ने कहा कि मैं बैनर लगा के बता रहा हूं कि आज हमने ये नहीं किया? दुनिया में कहीं ऐसा हुआ है क्या? उसके लिए कौन उठाएगा कलम? अगर हमें आदत लग जाएगी सिक्के के दोनों तरफ देखने की, तो कभी भी मामला किसी एक ओर झुक सकता है। इसलिए एक लेखक को अनिवार्यतः शर्तिया तौर पे अपने युग की विसंगतियों, अपने युग की विडंबनाओं, अपने युग की रूढ़ियों के खिलाफ ही खड़ा होना चाहिए। साहित्य का हित इसी में है। साहित्य में जिसका हित है ही, साहित्य का भी हित इसी में है। तो आप ये मत समझिए कि तो इसका मतलब क्या लेखक प्रेम पे नहीं लिखेगा? इसका मतलब क्या लेखक खेल पे नहीं लिखेगा? है, लेकिन प्रेम की भी अपने युग की विसंगतियां हैं। हम खेल रहे हैं तो उसकी भी एक राजनीति है, उसकी भी अपनी एक विसंगतियां हैं। कुछ भी समाज से अलग नहीं है। तो लेखक केवल एक तरफ देखने का नाम नहीं है। तो ये है जरूर कि युवा जो लिखते हैं, मैं अक्सर सोशल मीडिया पर देखता हूं कि आप लेखक को सकारात्मक होने की कई बार नसीहत दी जाती है। सकारात्मक होना इस बात से तय होता है कि आप अपने वक्त की नकारात्मकता को कितना उभार के दिखा देते हैं। ये आपकी सकारात्मकता है। अगर आप अपने वक्त की नकारात्मकता से बचते हैं, चाहे वो बाजार का दबाव हो, चाहे वो अपनी धारा का दबाव हो, अपनी विचारधारा का दबाव हो, अपने सामाजिक परिवेश का दबाव हो, या राजनीतिक दबाव हो, तो आप कहीं न कहीं अपने लेखकीय दायित्व का जो है कि धागा वो काट काट के थोड़ा कम तो करते ही हैं। तो इसलिए कोशिश होनी चाहिए। ये बात मुझे लगता है कि लेखन वही समाज के काम आएगा जो अपने वक्त से जूझेगा, लाठी उठाएगा, वही काम आएगा। मेरा ये कहना है। खराब है वो जिसमें ये नहीं, वो लेखन खराब ये नहीं कर रहा हूं। हो सकता है उसका शिल्प इतना प्रचंड हो कि चंद्रमा लगा जाए, उससे नहीं मतलब है। मेरा कहना है कि काम आगे वही आएगा। ये जो हम लोग फेसबुक पर कालजयी साहित्य की परिभाषाएं ढूंढते हैं, कई बार अपने समय के पहले के लेखकों से, अपने वक्त के लेखकों से, और इस चिंता में डूबे रहते हैं कि क्या अब कालजयी कुछ लिखा जाएगा कि नहीं, क्योंकि हम 2 मिनट नूडल्स के दौर में हैं, जहां पनीर भी पैकेट में आता है, गर्म पानी देके 1.5 मिनट में बनना है। 2.5 मिनट में बना तो कंपनी की शिकायत चल जाएगा, आपका पनीर देर से सीजा। तो हम जब 2 मिनट नूडल्स के दौर में है, वहां पर कौन विचार पकाए और कौन उस काल का इंतजार करे जिसको जीता जाए तो कालजयी साहित्य लिखा जाए। युवा कहां से लिखे, दिन भर कमाए, कब वक्त निकाले जो लिखे, उस पर तो भाई करियर का दबाव है। तो ये कालजयी का दबाव, ये इससे मुक्त होके लिखें। आप लिखते जाएं, समय अपनी छननी से अपने समय का लेखन छान लेगा। वो आपका काम नहीं है, आपका काम है लिखना। वक्त उसको छान के निकाल देगा, वो आपका काम है। सर, आपने कई मंचों पे कहा है कि पढ़ने लिखने वाले जो युवा हैं वो अपना पहले मूल ढूंढ के निकालें, उसी से यात्रा शुरू होती है, संघर्ष शुरू होता है। मुखर्जी नगर में जब आप थे तो वो कौन सी बात ऐसी थी जिससे आपने अपना मूल ढूंढ लिया? आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे, हम सबको पता है। ऐसी कौन सी बात थी जिसने प्रेरित की? फेल हो गया, बार बार फेल हो जाता था, तो मैं समझा कि मेरे बस का नहीं, और फेल होके ढूंढना थोड़ा लेट करना है। मतलब आपने सफलता को ही कुंजी बना ली। मतलब फेल हो रहा था तो मैंने सोचा, लेकिन हाँ ये सोचा कि अगर मैं फेल हो रहा हूँ, मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आप अभी यहाँ पे मैंने सुना गांधी चौक एक जगह है जहाँ पे सिविल की तैयारी करने वाले लोगों की बहुत भीड़ है, वहाँ कोचिंग है। तो कई बार आप कर रहे हैं, या केवल सिविल की बात नहीं है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, MBA पढ़ रहे हैं, तो कई बार आप जिसको लक्ष्य बना के तैयारी करते हैं कि भाई हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमको नौकरी लग जाए। पढ़िए मौज के लिए, नौकरी के लिए पढ़िएगा, लग भी सकता है, लेकिन नहीं लगा तो बहुत कुछ लग जाएगा। इसलिए पढ़िए मौज के लिए। ऐसा नहीं है क्योंकि जब चारों तरफ से आपके कान में बोला जा रहा है रोजगार है, तो मानने में क्या जाता है? हो सकता है।
भूला जाए, टटोला जाए, हो भी सकता है। गुलाब जल डाल के देखिए, नहीं दिखे तो है। लेकिन अगर नहीं लगा तो वो जो पढ़ा जो लिखा वो सीने में चुभना थोड़े चाहिए। आप हाथ मलते हुए फुचका की दुकान पर अपने दोस्त को थोड़े बोलिएगा बेकार पढ़े यार मनते हुए। क्या मतलब पढ़ने का यार, कपार दर्द करता है, इतना फैक्ट इसमें बेमतलब डाल दिए, ये नहीं होना चाहिए। पढ़िए मौज के लिए, मौज सब उसको आप इतने हल्के में मत लीजिए। पढ़िए इसलिए कि आपको जिंदा रहना है और आपको अपना समाज बचाए रखना है, अपना परिवेश बचाए रखना है, आपकी बाद की पीढ़ी को भी कुछ करना है। इसलिए पढ़ाई का इस्तेमाल तो जीवन में होना ही होना है। मैंने भी, जब मैं फेल हो गया यूपीएससी, मुझे लगा मैंने हिस्ट्री पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ा, सोशियो पढ़ा, फॉरेन पॉलिसी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, साइंस टेक पढ़ा, क्या करूँगा, इसका क्या करूँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं लिखता हूँ उपन्यास, मैं अपने समय का रूपक जो है अपने पढ़ाई से निकालूंगा, उपमा जो है वहां से निकालूंगा। क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं सीता जी का सौंदर्य लिखते वक्त, सब उपमान रहु जुठारी, सारे उपमान तो झूठे हो गए, अब आपके सौंदर्य का वर्णन मैं किस उपमान से करूं। तो मैं अपने समय का उपमान अपनी पढ़ाई से ढूंढ रहा हूं। मैं इतिहास पढ़ता हूं तो आप किसी लंबे व्यक्ति की तुलना कुतुब मीनार से नहीं कर सकते हैं। अगर आप भूगोल पढ़ते हैं तो ताड़ के पेड़ से भी कर सकते हैं। पर्यावरण अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक ही कई बिंब आप निकाल सकते हैं पढ़ाई से। मैं यूपीएससी, मैं साइंस टेक पढ़ रहा था तो मैं कहता हूँ कि जब यूपीएससी की तैयारी करने वाले लड़के को कोई पिता स्टेशन पर छोड़ने जाता है तो जैसे लगता है कोई पीएसएल भी छोड़ रहा है। कक्षा में स्थापित हो जाने का उत्साह भी है और फेल हो जाने का डर भी है, दोनों रहता है। तो मैं अपने समय का उपमा ले रहा हूँ। यही साहित्य का नया साहित्य होना यही है। आप रूपक नहीं लेते हैं, कहन नया होता है। तो पढ़ाई लिखाई जीवन में केवल साहित्य लिखने के कहन में काम नहीं आएगा, नया करने में। वो जीवन के हर मोर्चे पर जहां जोर से आपको कहना है उस कहन को शानदार बना देगा, अलग बना देगा, प्रभावी बना देगा, धारदार बना देगा। वो कहन कहीं भी हो सकता है जीवन के किसी भी मोर्चे पर। इसलिए पढ़ना कहीं से वो उसमें निराशा की बात नहीं कि आपने एक लक्ष्य के लिए पढ़ाई शुरू की तो बनी। आज के जो हमारे युवा हैं जो साहित्य के फील्ड में अपना करियर तलाश है, उनके लिए क्या सुझाव? थोड़ा सा रुकिए, पहले हम लोग देख लें 4-5 साल और, तब बोल पाएंगे। अभी उत्साह में बोल देना ठीक नहीं है। अभी लिखिए डायरी वायरी अलग से। अभी तो ये ट्रेंड है सर कि नीलोत्पल जी जैसा हमारा अपना कोई एक युवक अगर इतना बड़ा। देखिए कैरियर जब बात बोलूं तो साहित्य के मंच पर हालांकि बोलने से लोग परहेज करते हैं, बहुत आदर्शवादी बातें बोलते हैं। कैरियर का अर्थ है पैसा। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए, प्रतिष्ठा तो है, कैरियर का अर्थ पैसा है। तो जब पैसा कैरियर का अर्थ है तो अभी 2-4 साल रुकिए। जब जो है कि नीलोत्पल मनराज जैसा कोई व्यक्ति आएगा और कहेगा कि इस तरह के लिट फेस्ट का कितना खर्चा होता है, मैं चाहता हूँ कि सब मैं ही आयोजन में खर्च करूं क्योंकि मुझे हिंदी ने इतना दे दिया है कि हिंदी के आयोजन के लिए आपको चंदे उठाने की जरूरत नहीं। तो आप समझिएगा कि आप 2-4, 100, 500, 600 साहित्यकारों के लिए दुनिया बन गई है, तब भी बहुत ज्यादा के लिए नहीं। तो अभी थोड़ा सा रुकिए, अभ्यास जारी रखिए, डायरी में लिखिए, फेसबुक वगैरह पर लाइक लेते रहना है, उत्साह में रहना है। जो बहुत करीब के लोग हैं उनको पढ़ा के उनसे हौसला लेते रहना है, बुजुर्गों से सीखते रहना है, छोड़ना नहीं है। 2-3 अगर हम लोग स्पीड बढ़ा रहे हैं, हम लोग हालांकि पूरा मार्केटिंग में लगे हैं। हम लोग चाहते हैं कॉर्पोरेट के छाती पर चल के साहित्य के लिए कुछ निकाल दें, पीछे से पॉकेट मार लें सरकार का। चाहते हैं हम लोग, चाहते हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। अगर स्पीड ठीक ठाक रहा तो 2-3 साल में ही हम लोग आपको बता पाएंगे कि ठीक है आ जाओ, माहौल सही है, इधर भी चल सकता है। अभी तो 2-4 लोगों का ही वहन करने में थोड़ा सा कमर उमर झुक जाता है हिंदी दुनिया का। तो थोड़ा सा रुकिएगा अभी रुकिए। सर किसी भी कला और साहित्य के विकास में आज सोशल नेटवर्किंग का कितना हाथ है? क्योंकि आपकी भी जब पहली शुरुआत हुई थी तो कहीं ना कहीं उसमें सोशल नेटवर्किंग का बहुत बड़ा हाथ था सर। बहुत क्या, मैं तो सोचता हूँ कि उसी का हाथ है। आपने कहा भी है वो उसी तरह से जैसे 6ठी-7वीं में हम लोग को एक आता है, निबंध लिखने आता है ना, विज्ञान अभिशाप या बताओ। सोशल मीडिया भी वही है, इसके अपने लाभ भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। तो आपको अपने तरीके से, आपको अपनी सजगता से, आपको अपनी नैतिकता से उसका सदुपयोग करना है।
वरना अराजक आप जब चाहे उस पर अराजकता को चढ़ा दें। वो रथ है, वो बिल्कुल ऐसा मतलब तुरंग है, अबद्ध तुरंग है, निबद्ध तुरंग है जो दौड़ रहा है बिना किसी लगाम के। आप उस पर चाहे तो अराजकता को डाल दें, आप उस पर चाहे तो सृजनात्मकता को डाल दें। तो अगर आप उसका कंस्ट्रक्टिव अगर उपयोग करें, यूज करें, तो मुझे लगता है कि वो आपके हक में जाएगा। फेसबुकिया राइटर बोल के कई बार हतोत्साहित किया जाता है। आप मानिए कि कालिदास जी के समय भी राइटर थे, उसी मोहल्ले में थे, कंटेंट नहीं था, या होगा तो राजदरबार नहीं पहुंच पाए होंगे, किसी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय नहीं लगा होगा उनको ठीक ठाक से, गेट पर भाला वाला भोंक दिया होगा कोई, कालिदास टप गए होंगे दीवार से, एक दो शेरो शायरी सुना दिए होंगे दूर से मेघदूतम का, किसी का नजर पड़ गया होगा, पहुंच गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि खरपतवार किसी काल में नहीं था, कोई ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम थोड़े था। भाई तुलसीदास ही लिखेंगे, बाकी सब कलम रखो, हाथ उठाओ, कूड़ा नहीं लिखना, ऐसा कहीं कभी कहते ही किसी समाज में नहीं रहा होगा। हर वक्त लिखा जा रहा होगा। मैंने वही अभी थोड़ी देर पहले जो बात कही कि वक्त अपने समय की जरूरत छननी से छान लेगा। उसने कालिदास को छान के निकाल लिया, उसने तुलसी बाबा को छान के निकाल लिया, उसने प्रेमचंद को छान के निकाल लिया, तो हमारी पीढ़ी में से भी लोगों को छान के निकाल देगा। यानी लिखते रहिए, फेसबुक पर नहीं लिखिएगा तो आप मानिए आप अपने समय के सबसे डेमोक्रेटिक आविष्कार से वंचित रह जाइएगा। आप लिखिए, क्योंकि मुझे नहीं पता, जैसे पोलियो का टीका देने के लिए घर घर आते हैं मेडिकल के लोग, ऐसे कोई पूछने आएगा आपका बच्चा लिखता है क्या, कुछ दिखा देते हैं, हम राजभाषा विभाग से आए हैं, ऐसा हमने नहीं सुना कि झोला लेके वो आपके पास कोई जाएगा कि भाई इस इलाके में साहित्यकार है क्या, या इस घर में आवाज आ रहा था डगमग डगमग दिग्गज बोले कहीं कोई दिनकर हुआ है क्या इनके घर में, तो बोले नहीं ढलैया आवाज कर रहा था, धम धम कमजोर इंदिरा आवास का प्रधानमंत्री आवाज बोल रहा था, तो आपको लगेगा दिनकर आ रहा, ऐसा नहीं है। इसलिए आपको जाना होगा, कोई नहीं पूछने आएगा कि आप साहित्यकार हैं क्या, आप में प्रतिभा है क्या, आपको आपके वक्त ने एक संसाधन दे दिया है और आप उससे अच्छा उपयोग कीजिए, आप लोगों के सामने रखिए, बिल्कुल रखिए, खूब लिखिए। सर आपके बचपन के दिनों के बारे में कुछ बताइए। बचपन जैसे सबका होता है ऐसा कुछ, हम लोग ये सब झूठ 10 साल बाद बोलेंगे, 15 साल अभी। सर आपने स्टीरियोटाइप जो मानसिकताएं होती हैं उनको तोड़ा है सर कहीं। ये सब रखे हैं। हमारे घर का कोई बच्चा जब 10वीं या 12वीं में कविताएं लिखता है, कि मेरी बेटी कभी कविताएं लिखेगी या लिखती होगी, तो मैं तो उसे यही कहूंगी, मतलब साहित्य से लगाव रखने के बावजूद यही कहूंगी कभी पढ़ाई करो। तो आपने भी इस तरह के, मैं वही कह रहा हूँ, ये सब देखिए, ये सब हम सोचे तो है बोलेंगे, कहानी है मेरे पास, अभी हड़बड़ी हो जाएगा, जल्दी हो निकलेगी, धीरे-धीरे निकलेगी। कहानी तो एक से एक रखे हैं कि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे मैं लेखक बनूं, उन्होंने मुझसे कलम छीन ली तो मैंने लागू से पहली कविता लिखी थी, नस काटा था उसी से लिखा। ये सब है, कहानी है। मुझे लगता है कि अभी 4-5 साल बाद बोलूंगा तो ठीक रहेगा। अभी आप यही मानिए जैसे होता है सबका बचपन एक गांव देहात में कि नहीं पढ़ना है ना, पढ़ाने आए मास्टर तो ढेला मार देना है पीछे से, ठीक है, आम जड़ाना है, बौराला है, बउआना है। हाँ ये है मेरे साथ। बस एक सकारात्मक बात यही हुई कि मेरे पिता, उनको लगता था कि इतना बउआता है तो इतना कुछ समाज अगर लेके शाम को घर आता है तो कभी ना कभी तो वापस करेगा ही, कितना रखेगा अपने पास, तो इतना जमा हो गया वो अब धीरे धीरे वापस होता है। मेरा अखाड़ा वही है, मेरा जो ग्रामीण जीवन है वही मेरा अखाड़ा है। और मैं सायास जानबूझ के गमछा रखता हूँ, जानबूझ के। इसको कई लोग मानते भी होंगे कि ये एक बनावटीपन है, इसको आप मानिए। अगर मैं जानबूझ के ये गमला, ये फूल लेके चल रहा हूँ तो मैं ये फूल तो दिखाना चाहता हूँ लोगों को, दुनिया को, तो मैं जानबूझ के गमछा रखता हूँ, मैं जानबूझ के गांव देहात की कविताएं पढ़ता हूँ कि लोग शहरों में जान सके कि इसका कॉन्फिडेंस तो बड़ा ही है, तो पढ़ के निकला। लोग श्रृंगार में पढ़ के महफिल लूट लेते हैं, मैं फिर भी गाँव की पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरा कादो कादो हो जाए, खेत की मेड़ बन जाए ऑडिटोरियम, ये मेरा लक्ष्य। मैं इसमें कई बार असफल भी होता हूँ, कई बार सफल भी होता हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के करता हूँ।
मैं उस घर से निकलते वक्त जान, जैसे आप मोबाइल भूल जाते हैं, मैं गमछा भूल जाता हूँ, कल लेने जाता हूँ यार, फिर देखेगा नहीं कोई मंचवा को। सर आपकी गमछा क्रांति तो बहुत सफल रही। मतलब मैं यही कह रहा हूँ कि मैं जानबूझ के करता हूँ, इसमें कहीं कोई शंका नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि गांव को आप केवल भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की तरह नहीं देखें, आप उसको दर्शन शास्त्र की तरह देखें। गांव में विजन भी है, गांव में दृष्टि भी है, गांव केवल भूगोल भूगोल नहीं, वो दृष्टि है। गांव का आदमी अमेरिका में भी जाएगा, न्यूयॉर्क में भी जाएगा, अगर भारतीय गांव का व्यक्ति, तो वो न्यूयॉर्क को अपनी दृष्टि से देखेगा। उसके जेब में कितने पैसे हैं ये बात तो नहीं रखता है, उसकी दृष्टि जो है वो उस दृष्टि से ही उस दुनिया को देखेगा। तो उस दृष्टि को मैं चाहता हूँ मैं दुनिया के सामने रखूं, मैं समाज को ऐसे ही देखता हूँ और मैं ऐसा ही दिखता हूँ। ये दोनों बात बताने के लिए मैं गमछा तो फलना तो चिलना ये वो सब करते रहता हूँ। नहीं, लगाव तो आपका बहुत रहा है और आपने कई लोगों को प्रेरित भी किया है इससे। ये अच्छा है कि अब IIT NIT में भी जाता हूँ तो लड़के गमछे लेके बैठ के सुनते कविता, तो ये एक है सकारात्मक। पहले होता था गमछा तो आप हमेशा रखते हैं, लेकिन आप करते क्या है कि निकलते वक्त रख देते हैं, ये थोड़े अच्छा लगेगा बाहर से, सर आप उठा के अब जाते हैं। आपके गीतों में अक्सर हम देखते हैं कि मिट्टी की खुशबू हम महसूस कर सकते हैं, हम परंपराओं से जुड़ जाते हैं आपके गीतों को सुनते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी पोडियम पे आ जी चुका है। जी जी, मुझे समय है। अच्छा है अभी? जी जी, आप आपको हम 5 सुना मिनट चाहते हैं सर, बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहती थी सर कि आपकी जो ये परंपराओं से लगाव की जो एक बात हम देखते हैं वो विरासत में मिली, कैसे ये पनपा कैसे? ये भी झूठ ही होगा इसका जवाब। आप सच ही देखिए बोल रहे अनु जी, हैं। ये सब मंच में होता है, सब नहीं है कुछ। अच्छा, मुझे, मैंने जो जीवन जिया मैं उसी को लिखूंगा। मैं लाऊंगा कहाँ से नया सामान? जी, कहाँ से लाऊंगा? ला सकता हूँ लेकिन वो एकदम नकली हो जाएगा। यहीं पे होता है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ तुम उपन्यास पढ़ के आप उपन्यास नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। रेसिपी पढ़िए। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैरियट का आपने कढ़ाई पनीर खाया कोर्टयार्ड में जाके 36 के बगल में, तो आप कढ़ाई पनीर खा के वहां बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं मजा आया, ठीक बनाया तो बोल सकते हैं, लेकिन उसको बनाया कैसे आप कैसे जान सकते हैं? उसके लिए आपको रेसिपी पढ़ना होगा। पहले गरम पे कढ़ाई लिया, उसमें गरम तेल किया, बारीक प्याज काटा, शिमला मिर्च डाला, लहसुन बारीक दिया, है ना, उसको वो क्या बोलते हैं लाल होने तक भुना, गोल्डन फ्राई उसको बोलते हैं। आपको रेसिपी बताया जाएगा, उसके बाद आप कढ़ाई पनीर बनाना सीखिएगा। तो अगर आप लिख रहे हैं, यही परिवेश जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये परिवेश ऑब्जर्व करिए, उसके बाद पढ़िए, इतिहास पढ़िए, कल्चर पढ़िए, भूगोल पढ़िए, विज्ञान पढ़िए, एक जर्नलिस्ट की तरह जर्नल पढ़िए। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको क्लास में पढ़ना है, लेकिन आप पढ़िए, तो यही आपको बनाएगा। तो ये कोई मुझे विरासत में हम लोग को गाली मिला है, जो दादा से मेरे पापा सीखे, पापा से हम सीखे। अच्छा ठीक है सर। ये विरासत में मिला है कि भाई दोपहर को भाते खाना है, रात को भात खाते गला बैठ जाता है, यही सब दे के भेजा है। अब मैं भात से कितने लंबे हाथ की कविता लिख दूंगा, ये मेरे समय का वक्त बताएगा। हाँ, विरासत में भात मिला है, लेकिन भात पर जब कविता लिखी जाएगी एक मुट्ठी चावल के लिए, तो ये आपका अभ्यास है और ये आपकी संवेदना है जो आपका समाज आपको देता है, उसमें भी आपका कुछ नहीं है, तो सोसाइटी आपको देती है। सर आजकल कंटेंट चोरी की बहुत शिकायत आ रही है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे भी हम देख रहे हैं, और इसको अगर थोड़ा सा तफसील से और देखा जाए तो डार्क हॉर्स को लेकर एस्पिरेंट जैसा एक विषय भी आया और आपने विरोध भी दर्ज किया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या साहित्य के क्षेत्र में भी कोई कड़े नियम कानून बनने चाहिए, कोई सेंसर बोर्ड साहित्य के क्षेत्र में भी होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ देखिए, जब डार्क हॉर्स का मुद्दा आया तो लेखक तो कहता है कि चोरी हुई है, और जो जिसने मान लीजिए जिसने किया फिल्म बनाया है वो तो कहेंगे कि नहीं हुई है। तो मुझे लगता है इन दोनों का मामला महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन सोशल बहस में इसका मामला बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेरे तरफ भी कुछ लोग होंगे, उनके तरफ भी कुछ लोग होंगे, तो ये बहस तो कोर्ट में सबसे बेहतर है। लेकिन बात यह है कि भारत में कॉपीराइट कानून बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, और कॉपीराइट कानून में लेखक के पक्ष में, मतलब जिनका चोरी हुआ है क्रिएटिविटी, उनके पक्ष में कानून बहुत उलझे हुए हैं, और कई बार कॉपीराइट कानून में आपको जीत नहीं मिलती है। इसलिए कॉपीराइट को लेकर बहुत उदासीन है हमारा समाज, हमारा क्रिएटिव समाज, इसलिए आपको बहुत कम केसेस देखने को मिलते हैं। कई बार लोग भड़ास निकाल के ही मान लेते हैं कि चलो क्या हुआ, और एक से एक मोटिवेटर रहता है अगल बगल, ए संतोष
कोई तुम्हारा रचना छीन लिया, तुम्हारा हुनर थोड़ी छीना। तो तुम्हारा कलम तोड़े, अब इस तरह का मोटिवेटर भी सोसाइटी में होता है, तो संतोष सोचता है संतोष से कर ले। ठीक है, सही है, तो मेरा हुनर तो भी है, अभी तो गोदान लिखना बाकी है, अभी तो निर्मला छिनाया है खाली। तो ये जो होता है, इस कारण से भी जो है मैंने देखा है कि पुरानी पीढ़ी ने बहुत ज्यादा प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि उनको और अच्छा लगता था ये सुन के। हमको डर लगता है कि अब पता नहीं आगे लिख पाएंगे कि नहीं अच्छा, तो इस पीढ़ी को थोड़ा डर है, तो हम थोड़ा अभी इसी उम्र में इसलिए लड़ने लगते हैं, हमको डर है अरे फिर हो पाएगा कि नहीं, रिपीट कर पाएंगे कि नहीं, इसलिए लड़ना चाहते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाह रही थी। युवा चाहते हैं कि आप तो युवाओं के दिल की धड़कन है, लेकिन आपके दिल की धड़कन, आपके दिल की धड़कन आप बता दीजिए सर, विलास को जानना चाहती है। क्या है कि गूगल में सर्च में नहीं मिल पाता ये सब। ये प्रश्न ही है कि आप तो हजारों युवाओं के दिल की धड़कन है, लेकिन आपका दिल भी कहीं ना कहीं धड़कता होगा सर। मेरा देखिए, मेरा दिल धड़कता है, यही है कि आप जब तक लिख रहे हैं दिल धड़कने की गारंटी है। आप दिख रहा है वो धड़क रहा है, तो मेरा जो भी है धड़कना वो मेरे लेखन में है। अच्छा, चलिए, बहुत मैं वही धड़क रहा हूँ, युवाओं को वही धड़क भी रहा हूँ और वही धड़क भी कर रहा हूँ। अच्छा चलिए, पता नहीं कब चलिए हम हो जाए, ना पसंद आए लोगों को, लेकिन अभी तक तो उम्मीद पे खड़ा हूं। उस जवाब का इंतजार करेंगे। युवाओं के लिए आज क्या कहना चाहेंगे इस मंच से? कुछ सुना दीजिए सर, सुना दीजिए युवाओं के लिए। चूंकि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे कि अब जब वो फागुन के बाद का जो महीना आता है तो बड़ा वो चिड़चिड़ापन सा, पलाश के जंगल वगैरह में पत्तियां, मतलब जो है कि जेठ जो है पलाश पे हमला कर चुका होता है और अब पलाश झड़ रहा होता है, तो उस वक्त जंगलों में अब जब जाए तो बड़ा चिड़चिड़ा सा मौसम होता है, लेकिन वो बहुत निराशाजनक नहीं होता। अभी पतझड़ आया नहीं है पूरी तरह से, अभी पलाश सूख रहे हैं, झड़ रहा होता है। उस वक्त अब खड़ा होंगे तो वो पता नहीं, वो एक अलग तरह का एहसास देता है। मेरे घर के पीछे पूरा पलाश का जंगल, और अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि उसको मैं क्या नाम दूं, कि वो किस तरह का एहसास होता है, लेकिन वहां पर खड़े होकर इतना जरूर मुझे पता है कि वो उदासी नहीं है। तो वहां से एक गीत निकालता हूँ, वो जो फागुन चला जा चुका है और जेठ ने जो है कि पलाश के जंगलों पर पहला तीर चला दिया है। पत्ते तो है नहीं, पलाश जब आप उस वक्त रहते भी नहीं है, तो उस वक्त एक कभी वहां पर खड़ा होकर कह रहा है, ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना, ऐ उदास मौसम उदास नहीं होना, कि सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना। अरे सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू टोना, है उदास मौसम उदास नहीं होना। और देखिए क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए, अरे क्या हुआ जो पतझड़ में थोड़े पत्ते झड़ गए, कुछ हवा में उड़ गए कुछ चूल्हों में जल गए। अरे गीली ढीली मिट्टियों में गीली ढीली मिट्टियों में फिर हरियाली बोना, है उदास मौसम उदास नहीं होना। और है बहुत थोड़ा सा बढ़ा देंगे गैस का, देखो बहुत ड्राई है। अच्छा खैर अब तो एक पंक्ति बचा है, छोड़ दीजिए कोई बात नहीं, हो जाएगा।
अब हम जो बहुत बड़े होने की होड़ में हैं, वहाँ से हम एक दूसरे को धकेल के ऊपर चढ़ने की होड़ में हैं कि ऊंचे पेड़ की शाखों से थोड़ा नीचे आए, चलो दूर कहीं जाए, दूब की घास उगाए। चलो दूर कहीं जाए, दूब की घास उगाए। अरे कई दिनों से सोए नहीं है जन्नत का बिछौना, कई दिनों से सोए नहीं है जन्नत का बिछौना। है उदास मौसम, उदास नहीं होना। गुलमोहर के फूल खिले हैं, अमलतास भी महका है। जंगल जंगल जली मसाले, लाल पलास भी लहका है। और फटी हुई धरती में झांको, फटी हुई धरती में झांको, दिखेगा पीला सोना। है उदास मौसम, उदास नहीं होना। सुख दुख का चलता रहता है अपना जादू तो ना। है उदास मौसम, उदास नहीं होना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा लगा। और इस तरह से ये सेशन अब यही समाप्त होता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे आदरणीय आशीष सिंघानिया जी का, जिन्होंने कला साहित्य और संस्कृति के इस त्रिवेणी संगम में आपको हमको आज शिरकत करने का मौका दिया है। और साथ ही नीलोत्पल मृणाल जी का भी उन्होंने समय निकाला। सर बहुत बहुत धन्यवाद, खूब सारी शुभकामनाएं आपको।